नमस्कार, द बिहार टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम है काजल। आज 13 नवंबर है और आज बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ है। आपको बता दें कि रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज और तरारी में आज उपचुनाव हो चुका है और सभी प्रत्याशियों का किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुका है। इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी उदित आर्यन और जानेंगे कि किस सीट पर कौन से प्रत्याशी बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आपको बता देंगे कि बेलागंज के प्रत्याशियों की बात करें तो बेलागंज से राजद के उम्मीदवार थे विश्वनाथ यादव। वहीं जदयू ने मनोरमा देवी को अपना प्रत्याशी बनाया था। आपको बता दें कि जन सुराज से मोहम्मद अमजद थे और यहाँ ओवैसी ने भी अपने प्रत्याशी उतारे थे। ओवैसी की तरफ से यानी AIMIM की तरफ से जमीन हसन अली उम्मीदवार बनाए गए थे। तो जानेंगे कि इस सीट पर कौन से प्रत्याशी बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, बेलागंज की अगर बात करें काजल की, बेलागंज में क्या हुआ? बेलागंज में कई तरह के परसेप्शन बन रहे थे। ऐतिहासिक हम इसलिए इस चुनाव को मानते हैं क्योंकि आप याद कीजिए कि पूरे लोकसभा में लालू प्रसाद यादव चुनाव प्रचार में नहीं निकले, लोकसभा के चुनाव में। लेकिन ये उपचुनाव है और इसमें लालू प्रसाद यादव फिजिकली पहुंचे हैं, ग्राउंड पर पहुंचे। चाहे रामगढ़ की बात कीजिए, बेलागंज की बात कीजिए, और वहां पर चुनाव प्रचार उन्होंने किया, भाषण तक दिया है लालू यादव ने। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्यों इस चुनाव को सेमीफाइनल कहा जा रहा है। 2025 के चुनाव जो फाइनल में जो होगा उससे पहले ये चुनाव है और सेमीफाइनल क्यों कहा जा रहा है। लालू यादव का पहुंचना, लालू यादव सबसे बड़ा क्राउड पुलर आज भी बिहार में वही है। अब जहां तक बात है कि बेलागंज में क्या हुआ, देखिए सुबह ही हमने खबर किया था जिसमें हमने बताया था कि बेलागंज में भूमिहार वोटर्स का डिवीजन हुआ है। भूमिहार वोटर्स का बड़ा डिवीजन बेलागंज में देखने को मिला है। बेलागंज में अभी तक जो खबर आई है, शाम के 5 साढ़े 5 बजे तक जो रिपोर्ट आई है, करीब 51% के आसपास वहाँ मतदान हुआ है। और बेलागंज में सुरेंद्र यादव फिर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। देखिए, लड़े हैं विश्वनाथ यादव, लेकिन हम सुरेंद्र यादव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये लड़ाई सुरेंद्र यादव ही लड़ रहे थे। ये लड़ाई सुरेंद्र यादव की लड़ाई थी भाई। 2.5 दशक से करीब 25-30 सालों से आप कहिए कि एक तरफा उस जगह को कब्जा किए हुए हैं सुरेंद्र यादव। अब कल कई तरह की खबरें आई कि MY समीकरण टूट रहा है, वहाँ पे हिना साहब को भी ले जाया गया, ओसामा साहब भी गया, विवाद भी हुआ, मारपीट भी हुआ। MY समीकरण टूटने की बात थी कि बेलागंज में MY समीकरण टूट जाएगा, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं बेलागंज से, देखिए M तो टूटा है, Y भी टूटा है। क्योंकि मनोरमा देवी जो लड़ रही थी वहाँ से जदयू की प्रत्याशी, वो यादव से जाति से आती हैं, एक वर्चस्व वाली नेत्री रही हैं, उनका परिवार वहाँ पर एक मजबूत परिवार है, वहाँ पर राजनीतिक परिवार है। मुस्लिम वोट भी टूटा है। मोहम्मद अमजद ने, ऐसा हम नहीं कहेंगे कि जनसुराज वहाँ फेल हो गई है, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि जिस चीज़ की उम्मीद प्रशांत किशोर कर रहे थे बेलागंज में, वो नहीं हो पाया। जामिन अली हसन भी लड़े हैं वहाँ से AIMIM की तरफ से, लेकिन बहुत कम उन्होंने मुस्लिम वोट को काटा है। तो मुस्लिम वोट भी कटा, यादव वोट भी कटा, लेकिन जिस बल्क में कटने का उम्मीद था कि बहुत बड़ा तबका चला जाएगा, ऐसा नहीं हुआ है। तो बेलागंज में अभी भी सुरेंद्र यादव बेहद मजबूत है। और एक बात और समझना होगा, बेलागंज एक बड़ी सीख दे रहा है, एक बड़ा चुनौती भी बीजेपी के सामने अब खड़ा कर रहा है। चुनौती इस बात को लेकर खड़ा कर रहा है बेलागंज, 30 से 35 हज़ार वहाँ पर भूमिहार मतदाता हैं, और कुल सवर्ण मतदाताओं की बात करें, मतलब ब्राह्मण जोड़ लीजिए, राजपूत जोड़ लीजिए, तो करीब 50 हज़ार के आसपास बेलागंज में सवर्ण मतदाता है। सबसे बड़ा डैमेज अगर बेलागंज में किसी को हुआ है तो नीतीश कुमार को हुआ है। जहानाबाद का वो प्रकरण आप याद कर लीजिए, अशोक चौधरी पहुंचकर भूमिहारों पे उन्होंने बड़ी अभद्र बात कही थी। कल शाम मीटिंग हुई है वहां पर भूमिहारों की बेलागंज में, और जनसुराज एक बहुत मुफीद ऑप्शन, एक बहुत प्रॉपर ऑप्शन जो है वो सवर्ण मतदाताओं को बिहार में मिल रहा है। वो तबका जो बीजेपी से नाराज चल रहा था, वो सवर्ण तबका जो एक ऑप्शन तलाश रहा था, एक विकल्प के तलाश में था, वो अब इस बार जनसुराज के साथ जुड़ा है। और ये गणित बेलागंज की नहीं है, हम तरारी में भी इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन बेलागंज का अगर आप पूछिए तो वहाँ पर 60% वोट सभी जातियों का टोटलिटी में, और खासकर MY का सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव को गया है। और जहाँ तक रिपोर्ट्स बता रहे हैं, खबर बता रहे हैं कि वो सीट RJD जीत रहा है, लालटेन वहाँ फिर से जलने जा रहा है। तो कहीं न कहीं बेलागंज की सीट राजद बचाने में कामयाब हो चुकी है और भले ही प्रशांत किशोर ओवैसी ने वहां से अपना प्रत्याशी उतारा है। ये कहना तो बहुत जल्दबाजी हो जाएगा कि बचाने में सफल हो चुकी है। 23 तारीख को पता चलेगा। संभावना है कि बच गई है वो सीट, संभावना है। देखिए, राजनीति में खासकर जब हम एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो दावा नहीं किया जाता है किसी चीज़ पर। वो 23 तारीख को ही पता चलेगा कौन जीता कौन हारा। हो सकता है कि मनोरमा देवी जीत जाए,
हो सकता है मोहम्मद अमजद जो है वो बड़ा वोट काट ले गए हैं, भूमिहार का भी काट ले गए और मुसलमानों का भी काट ले गए, लेकिन ज़्यादा अगर मुसलमानों का काट ले गए तो डैमेज हो जाएगा आरजेडी को। तो दावा नहीं, हाँ ये कह सकते हैं कि बढ़त जरूर आरजेडी वहाँ पर ले चुकी है। तो बेलागंज की बात हमने कर ली। अब हम बात करेंगे इमामगंज सीट की। इमामगंज से जीतन राम मांझी विधायक थे, लोकसभा चुनाव में वो सांसद बने और अभी केंद्र में मंत्री भी हैं। इमामगंज के बारे में आपको बता दें कि इमामगंज से राजद के उम्मीदवार थे राजेश मांझी। वहीं हम की तरफ से दीपा मांझी, जो कि मांझी जीतन राम मांझी की बहू है, वो उम्मीदवार थी। जितेंद्र पासवान थे जन स्वराज पार्टी की तरफ से और कंचन पासवान थी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से। तो बात करेंगे उदीप से, जानेंगे कि इमामगंज सीट पर क्या समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, इमामगंज में सबसे बड़ा खेल चिराग पासवान के वोटर कर दिए हैं। इमामगंज में जो रिपोर्ट 4 बजे वहाँ के कुछ लोकल लोगों से, स्थानीय पत्रकारों से जो हमारी बातचीत हुई, और इसका डर था, इमामगंज में करीब 70,000 के आसपास मांझी वोटर्स हैं, मुसहर बाहुल इलाका है, लेकिन वहाँ पर 25,000 के आसपास पासवान वोटर भी हैं। जो पासवान तबका है, जो दुसाद तबका है, उसका भी 25,000 के आसपास वोट है। अब देखिए, लड़ाई किसके बीच थी? 2 मांझी प्रत्याशी थे और 2 पासवान प्रत्याशी थे, जितेंद्र पासवान, कंचन पासवान। कंचन पासवान AIMIM की तरफ से लड़ रहे थे, जितेंद्र पासवान जनसुराज की तरफ से थे। तो जनसुराज का तो वहाँ पर बहुत इम्पैक्ट नहीं दिखा है, हम झूठ क्यों बोले, वहाँ पर बहुत इम्पैक्ट नहीं दिखा है, मतलब 5 से 10,000 वोटों के बीच वहाँ पर जनसुराज जो है वो सिमटने जा रही है। लेकिन असली खेल कर दिए वहाँ पर चिराग पासवान के वोटर। देखिए, मांझी वोट का डिवीजन तो होगा, क्योंकि एक तरफ राजेश मांझी भी हैं और अच्छे नेता हैं, गया के पूर्व जो वार्ड पार्षद होता है उसके उपाध्यक्ष भी रहे हैं, कुछ समय के लिए चेयरमैन भी रहे हैं, तो उनका वोट भी था। और इधर जीतन राम मांझी की जो बहू है दीपा मांझी, वो भी चुनाव लड़ रही थी। तो मांझी वोट में तो बंटवारा हुआ ही, लेकिन सबकी नज़र टिकी हुई थी कि पासवान किधर वोट देंगे। और बीते कई दिनों से आप देख रहे होंगे, खासकर तब से जब से सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला आया जिसमें कहा गया कि आरक्षण के अंदर आरक्षण, दलितों का जो कोटा है उसमें रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन, सब कोटा लाने की बात कही गई। उसके सबसे बड़े पैरोकार बिहार में जीतन राम मांझी बन गए, सबसे बड़े पैरोकार बन गए। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच ठन भी गई थी इस बात को लेकर। तो शायद उसी का जो हर्जाना है कि जो पासवान तबका है बिहार का, वो जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी को वोट नहीं दिए। देखिए, इमामगंज बेसिकली नक्सल बेल्ट रहा है शुरू से, हालांकि अब तो स्थितियाँ बदल गई, लेकिन जीतन राम मांझी का एक वर्चस्व उस इलाके में शुरू से रहा। कई बार वहाँ से विधायक बने, उनका पारिवारिक सीट माना जाता है। लेकिन इस बार जो खबरें आ रही हैं, दीपा मांझी के लिए वो सीट फंस चुकी है। इमामगंज से जो खबर है, दीपा मांझी वो सीट हार रही हैं, हार सकती हैं, ये तो हम नहीं कहेंगे हार रही हैं, हार सकती है, इसकी चर्चा खूब हो रही है। अब देखिए, इससे भी जो बड़ी खबर है कि जनसुराज वहाँ पर क्या परफॉर्म किया, क्योंकि जनसुराज के जो प्रशांत किशोर हैं कई तरह की बातें कर रहे थे, बच्चों को बाहर भेजना है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए, तो ये करिए वो करिए, कई तरह की चर्चाएं थी इस तरह से। शायद इमामगंज में काम नहीं किया, और इमामगंज में काम करता भी नहीं, रिजर्व सीट है तो वहाँ पर इसका बहुत मायने था भी नहीं। तो पहले नंबर पर वहाँ पर जो राजद के प्रत्याशी हैं राजेश मांझी, दूसरे नंबर पर दीपा मांझी है। अब तीसरे नंबर पर कौन आते हैं? जितेंद्र पासवान आते हैं, कंचन पासवान। 23 तारीख को पता चलेगा, यही रिपोर्ट है अभी तक का। काजल, तो कहीं न कहीं बेलागंज की तरह इमामगंज सीट पर भी राजद के प्रत्याशी अपना बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 23 तारीख को पता चलेगा कि क्या होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं तरारी सीट की। तरारी सीट पर राजू यादव CPIM से उम्मीदवार थे, वहीं विशाल गौतम भाजपा के उम्मीदवार थे और जन स्वराज पार्टी ने किरण सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया था। अब जानेंगे कि तरारी सीट पर क्या समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, तरारी की लड़ाई ऐसी होती है हर बार कि वहाँ पर 2 लॉबी वोट करता है। एक जो माले के पक्ष में जो उनके कैडर वोटर हैं, बड़ी संख्या है उनकी, और दूसरा वो जो माले को वोट नहीं करना चाहता, जो माले से। और चूंकि ये लड़ाई आज की नहीं है, 90 के दशक में जब ब्रह्मेश्वर मुखिया वाला जो रणबीर सेना और कौन कौन सा प्रकरण चल रहा था, उस समय से वो सीट बड़ा विवादित सीट रहा। सुनील पांडे वहाँ से 3-3 बार विधायक रहे, लेकिन 2 बार से वहाँ पर राजू यादव चुनाव जीत रहे हैं, लगातार वहाँ पर माले का कब्जा है। तो अब इस बीच इस बार एंट्री हुई जनसुराज की। जनसुराज ने एक प्रत्याशी भी उतारा, किरण सिंह राजपूत समाज से आती हैं, और कहा जा रहा था कि इस बार जनसुराज वहाँ पर कुछ कमाल करेगा, लेकिन वहाँ पर भी जनसुराज कुछ खास कमाल नहीं कर पा रहा है। जो रिपोर्ट्स बता रहे हैं, जो वहाँ के स्थानीय वोटर्स बता रहे हैं कि किरण सिंह, देखिए कोई नेत्री नहीं है, सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं, पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं। राजपूत वोटर्स, अमूमन देखा जाता है कि बिहार के अलग अलग विधानसभा सीटों पर राजपूत और भूमिहार एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं चुनाव में। अभी देखिए, वैशाली का ही जो हो रहा है,
जो वहाँ पर तिरहुत में MLC इलेक्शन है, वहाँ राजपूत और भूमिहार आमने सामने आ गए हैं, कई बार देखा गया है। मुन्ना शुक्ला का प्रकरण हुआ, लेकिन तरारी में राजपूत और भूमिहार कलेक्टिव वोट करते थे माले के खिलाफ। तो इस बार उम्मीद जताई जा रही थी कि वो वोट बढ़ सकता है, और अगर वो वोट बढ़ेगा तो इसका सीधा नुकसान इसका बीजेपी को होगा। लेकिन ये वोट नहीं बटा, किरण सिंह के साथ वो तबका नहीं जुड़ पाया, ना तो राजपूत का ना भूमिहार का। लेकिन एक बड़ा फैक्टर आपको हम बता देते हैं, ब्रह्मेश्वर में देखिए, मैंने बताया ना कि बेलागंज में भूमिहारों की बैठक हुई अशोक चौधरी के खिलाफ, कि अशोक चौधरी गाली दिए हैं भूमिहारों को। तरारी में भी थोड़ा सा वो फैक्टर भारी रहा। मैं बार बार इसकी चर्चा करता हूं कि बिहार के सवर्ण एक विकल्प तलाश रहे हैं, जो फॉरवर्ड लॉबी है वो एक ऑप्शन तलाश रहा है बिहार में, अपार्ट फ्रॉम बीजेपी के अलावा कौन उनका हिमायती हो सकता है। तो आज के संदर्भ में जनसुराज एक ऐसे नेता की पार्टी है जो भले ही जाति पाति नहीं मानते हो, लेकिन खुद है वो ब्राह्मण, और जगन्नाथ मिश्रा के बाद कोई मुख्यमंत्री बिहार को ब्राह्मण मिल नहीं पाया। तो सवर्णों के दिल दिमाग में कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर प्रशांत किशोर को जो लेकर है, और तरारी में अगर वो फैक्टर काम किया, क्लियर नहीं है पिक्चर, हम दावा नहीं कर रहे हैं कि क्या होगा, लेकिन अगर वो फैक्टर काम किया होगा तो मान कर चलिए कि किरण सिंह के साथ राजपूत और भूमिहार दोनों का वोट गया होगा। सिर्फ भूमिहार का नहीं, राजपूत का भी गया होगा, और भूमिहार का तो गया ही होगा। क्योंकि सुनील पांडे के ऊपर एक और भी आरोप लगता है, उनके जो भाई है हुलास पांडे, ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त हैं। तो भूमिहारों में एक नाराजगी उस बात को लेकर भी रहती है, उस परिवार से, बाहुबली है, रोहतास के रहने वाले हैं, उस पूरे इलाके में उनका एक दबदबा, एक खौफ है। तो देखिए वहाँ पर क्या होता है, इसी पर सबकी निगाहें टिकी रहेगी 23 तारीख को, कि जनसुराज की किरण सिंह को कितना वोट पड़ा। क्या राजपूत भूमिहार ने कलेक्टिव तौर पर उनको वोट किया? अगर कर दिया तो राजू यादव आराम से वहाँ निकल जाएंगे। हालांकि इसकी कोई अभी रिपोर्ट नहीं आई है। बात कर लेते हैं रामगढ़ सीट की। रामगढ़ से सुधाकर सिंह विधायक थे, अभी सांसद बन चुके हैं। वही वहां से इस बार उनके भाई यानी कि अजीत सिंह उम्मीदवार थे राजद की तरफ से, और भाजपा ने अशोक सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया था। बात करें जनसुराज पार्टी की तो सुशील सिंह यहाँ से जनसुराज के उम्मीदवार थे, और सतीश पिंटू यादव BSP यानी बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार थे। तो बात कर लेते उदीप से, जानेंगे कि रामगढ़ पर कौन से प्रत्याशी बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए रामगढ़ की लड़ाई भी नाक की लड़ाई थी, मूंछ की लड़ाई थी। जगदानंद सिंह का घर का सीट माना जाता है रामगढ़, वो खुद वहाँ से कई बार विधायक रहे हैं, उनके बड़े बेटे सुधाकर सिंह वहाँ से विधायक रहे हैं। इस बार अजीत को उतारा गया। अशोक सिंह भी कोई कमजोर नेता नहीं रहे हैं। अशोक सिंह 2015 में वहाँ से बीजेपी का चुनाव जीत चुके हैं, तो कोई कमजोर नेता अशोक सिंह भी नहीं रहे हैं, वहाँ से मजबूत नेता माने जाते हैं। एक तरफ सुशील सिंह को भी लड़ाया गया, और पिंटू यादव BSP से लड़ रहे थे। बार बार इसकी चर्चा हम कर रहे थे कि कहीं पिंटू यादव खेल वहाँ खराब ना कर दे। किसका? RJD का। तो रिपोर्ट सब बता रहे हैं कि वहाँ पर लड़ाई बीजेपी और पिंटू यादव के बीच हो गई है रामगढ़ में। अजीत सिंह शायद 3rd नंबर पे आएंगे। मतलब हार जीत छोड़िए, अजीत सिंह तो हारेंगे, ये लगभग वहाँ की जनता मुहर लगा चुकी है। लेकिन अगर हारते भी हैं और तीसरे नंबर पर चले जाते हैं और पिंटू यादव उनसे आगे निकल जाते हैं जो बसपा के उम्मीदवार हैं, तो ये जगदानंद सिंह के लिए बहुत बैड मैसेज पूरे RJD के लिए जाएगा। देखिए ये उपचुनाव में एक बात समझना होगा कि ये सरकार बनाने या गिराने के लिए चुनाव नहीं हो रहा है। जनता कई तरह के प्रयोग, कई तरह के एक्सपेरिमेंट भी कर सकती है इस सीट को लेकर। ऐसे में पिंटू यादव के साथ वहाँ का यादव वोट गया है। और देखिए बसपा का एक इम्पैक्ट बक्सर के कई सीटों पर है, गोपालगंज में भी देखने को मिलता है। गोपालगंज में भी आप लोकसभा देखिए, चूँकि बॉर्डर एरिया है, ये सब उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है, बक्सर भी, भभुआ भी, गोपालगंज भी बॉर्डरिंग जिला है ये सब। तो बसपा का एक इम्पैक्ट है वहाँ पर। और बसपा किसकी पार्टी है? दलितों की पार्टी है। रामगढ़ में अच्छे खासे दलित हैं, अच्छे खासे वहाँ पर दलित पाए जाते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में जो खबर है कि पिंटू यादव को अच्छा खासा वहाँ वोट गिरा है, और अगर पिंटू यादव को वोट गिरा है तो ये आप मान कर चलिए, तय तौर पर मान कर चलिए कि वहाँ से अजीत सिंह वो सीट नहीं निकाल रहे हैं, वो सीट वो हारने जा रहे हैं। तो हमने आपको बताया कि जिन 4 सीटों पर आज उपचुनाव हुआ है वहां पर कौन से प्रत्याशी अपना बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 23 तारीख को ये साफ हो जाएगा कि कौन से प्रत्याशी पर जनता ने इस बार विश्वास जताया है। महज 1 सालों के लिए चुनाव हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल माना जा रहा है, और प्रशांत किशोर के लिए बहुत प्रतिष्ठा की लड़ाई है, क्योंकि लगातार 2 सालों से वो पदयात्रा कर रहे थे और विकास की बात कर रहे थे कि इस बार, और उन्होंने ये दावा ठोका था कि इस बार जरूर उनके 2-3 प्रत्याशी तो आराम से निकल जाएंगे, लेकिन एक सीट पर तरारी में उनकी प्रत्याशी बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही हैं। बाकी सीटों पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। हालांकि 23 तारीख का इंतजार है, देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। बहरहाल आपका इस वीडियो पे जो राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।